Hello friends, welcome to your YouTube channel Science with Devesh. This is Devesh Kumar, and in this series we are discussing the science of class 8th. Okay, in the last video we have discussed the basic steps, the first two basic steps of agriculture. What are those steps? The first step is preparation of soil, and the second step is sowing of seeds. Now coming to the third step, we are going to discuss adding manure and fertilizers. ठीक है बेटा, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल क्या है? ये आप हैं, ठीक है. आप सुबह 7 बजे उठे, ठीक, और उठने के बाद आपने काम स्टार्ट किया. आपने घर का सारा काम किया. उसके बाद आप स्कूल गए. स्कूल से आप दोपहर को आफ्टरनून में अपने घर वापस आए. फिर आपने खाना बनाया. खाना बनाने के बाद आपने बर्तन साफ़ किए. बर्तन साफ़ करने के बाद आपने कपड़े धोए. उसके बाद आपने शाम का भी खाना बनाया, शाम के भी बर्तन साफ़ करे, ठीक है ना, और सारी सफाई आपने करी. तो सुबह से लेकर शाम तक आपने काम किया. नेक्स्ट डे जब आप उठे तो हमने आपको बोला भाई हम आपको ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, हम आपको लंच नहीं देंगे, हम आपको डिनर नहीं देंगे, और ये सारा का सारा काम आपको करना है. तो आप क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? आप एक बात कहोगे, भाई मैं काम कैसे करूं, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो ख़त्म हो गई है. क्लियर? तो इसी तरीके से जब हम सॉइल के अंदर, फार्म्स के अंदर क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो क्रॉप पैदा होती है, जो भी क्रॉप पैदा होती है, मान लो ये क्रॉप पैदा हुई, इस क्रॉप को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? इस क्रॉप को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ जो पोषक तत्व होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है. और ये क्रॉप्स ये न्यूट्रिएंट कहाँ से लेती है? सॉइल से लेती है बेटा. कहाँ से लेती है? सॉइल से. ठीक है. अब फार्मर्स क्या करते हैं? जैसे फार्मर्स ने अभी जून का जो सीज़न आएगा तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पैडी की जो फसल होती है, धान की जो फसल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. वो धान की फसल लगा देंगे, ठीक है. धान की फसल कब कटेगी? पैडी की फसल जो है वो लगभग सितंबर में कट जाएगी. सितंबर में कटने के बाद वो तुरंत क्या करेंगे? उसमें पोटैटो लगा देंगे, ठीक है. उसके बाद पोटैटो कट जाएगा, 2 महीने में निकल लेंगे. पोटैटो के होने के बाद उसमें वो क्या लगेंगे? वीट, गेहूं लगा देंगे, ठीक है. और गेहूं के कटने के बाद दोबारा ये प्रोसेस रिपीट हो जाएगी. मतलब पूरे साल के अंदर थोड़ा भी ऐसा टाइम नहीं गया जिस टाइम पे उन्होंने फील्ड को खाली छोड़ा हो, ठीक है ना. तो लगातार वन सीजन आफ्टर अदर जब हम फील्ड से क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, लगातार हम फसल लेते हैं, तो सॉइल जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो अपनी शक्ति, वो अपनी ताकत खो देती है. ठीक है बेटा. मतलब उसको वो ताकत वापस पाने का टाइम नहीं मिलता. इसीलिए हमारा जो खेत है, हमारी जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना. कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है. उसके बाद जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है. इसीलिए उसकी ताकत को वापस करने के लिए, खेत की पावर, खेत की एनर्जी को उसे वापस देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें खेत के अंदर दो चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं. नंबर 1 मैन्यूर, या तो हम मैन्यूर ऐड करेंगे, एंड नंबर 2 फर्टिलाइज़र्स, या हम फर्टिलाइज़र्स ऐड करेंगे, ठीक है. ये दोनों क्या होते हैं, इनका क्या काम है, ये सारी चीज़ हम देखेंगे. लेकिन इनका काम देखने से पहले हमें पता होना चाहिए भाई इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है. और डिफरेंस पता होने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड क्यों करते हैं. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि वाई वी ऐड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड. क्यों करते हैं ऐड?
लगातार वन आफ्टर वन अगर हम क्रॉप्स कल्टीवेट करते रहेंगे, क्रॉप्स पैदा करते रहेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप यूज़ कर रही है मिट्टी में से, उन न्यूट्रिएंट्स का परसेंटेज कम हो जाता है। इसीलिए हमारी जो सॉइल है वो वीक हो जाती है, और सॉइल अगर वीक हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, फार्मर्स को मतलब अच्छी फसल नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, मैन्यूर ऐड करते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है मैन्यूर को ऐड करने की सॉइल में, इसी को हम क्या कहते हैं, मैन्यूरिंग। क्या कहते हैं बेटा इसको, मैन्यूरिंग, ठीक है। अभी आगे आगे हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्यूर क्या है, तो मैन्यूर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल चीज नहीं है जो एनवायरनमेंट को, वाटर को या फिर ह्यूमन को नुकसान पहुंचाए, ठीक है बेटा। ये क्या है, जो भी हमारा वेस्ट होता है, कैसा वेस्ट बेटा, एक तो एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो गायें भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं, बफेलो भी रखते हैं दूध के लिए, ठीक है। तो उनका जो वेस्ट है, जिसको हम गोबर भी बोलते हैं, उसको वो इकट्ठा करते हैं, उसको वो कलेक्ट करते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको एक जगह पड़े रहने देते हैं, ठीक है। लॉन्ग टाइम तक जब वो एक जगह पड़ा रह जाता है तो क्या हो जाता है, वो सड़ जाता है। और सड़ने की वजह से उसके अंदर ऐसे इंसेक्ट्स पैदा हो जाते हैं जो फील्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खेत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसके बाद किसान क्या करता है, वो जो वेस्ट उसने इकट्ठा किया, उस वेस्ट को वो खेत में डाल देता है और उसके बाद प्लफिंग कर देता है। प्लफिंग करने से क्या होता है, वो जो मैन्यूर है, वो जो गोबर था जो अब मैन्यूर बन चुका है, वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाता है और जो भी न्यूट्रिएंट सॉइल में से कम हुए थे उसको वो वापस दे देता है, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, हमारी सब्जी के छिलक होते हैं, हम सब्जी लेते हैं ना, गोभी लेते हैं, प्याज लेते हैं, तो उसमें से जो वेस्ट उतरता है, इसको भी अगर हम कहीं पर डिकम्पोज करते रहें, इकट्ठा करते रहें, उस पर पानी डालते रहें, तो बेटा वो भी मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई बात। और मैन्यूर में कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं जो सॉइल को उसकी जो ताकत है, उसकी जो पावर चली गई थी, वो वापस दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज, इसी में हमारे पास एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। क्या बोलते हैं हम उसे, फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का हम कहाँ पर यूज करते हैं, फील्ड में ही यूज करते हैं। अब देखो, मैंने जो मैन्यूर डाला था ना, अब उस मैन्यूर में नाइट्रोजन भी आया था जो फील्ड को चाहिए होता है, उसके अंदर मैग्नीशियम भी आया था जो फील्ड को चाहिए होता है। सारी चीज़ें मिक्स आ गई थी, मैंने अलग अलग कुछ नहीं डाला, ठीक है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि मेरे खेत में नाइट्रोजन कम है, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, जा मार्केट जाओ, फर्टिलाइजर्स लेके आओ, और फर्टिलाइजर्स में से जो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन रिच होता है वो आप फील्ड में डालो, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है जो हमें खेत को देना है। तो वो मैन्यूर से कैसे डिफरेंट है, मैन्यूर तो नेचुरली बनता है, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्री में। तुमने ये सभी नाम सुने होंगे, तुमने यूरिया सुना होगा, एमोनियम सल्फेट सुना होगा, सुपर फॉस्फेट सुना होगा, ये एनपीके सुना होगा। एनपीके मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। और ये सभी वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी फील्ड को चाहिए होते हैं, ठीक है। हाँ, जो फर्टिलाइजर्स का यूज है, जो हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, वो फार्मर को हेल्प करता है। फार्मर को हेल्प कैसे करता है, वो उससे उसको बेटर यील्ड मिलती है, जो मतलब उसकी प्रोडक्शन होती है वो बढ़ जाती है। किस चीज़ की, वीट की, गेहूं की, पैडी की, धान की और मेज की, मक्का की। लेकिन इसका एक नुकसान भी है और इसका एक ड्रॉबैक भी है। मैन्यूर का कोई ड्रॉबैक नहीं है, ठीक है ना। मैन्यूर जो है वो खेत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करें, क्या करें बेटा, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज करें, तो वो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम कर देता है। समझ में आई बात।
अब ये फर्टिलाइजर्स हम कहाँ डालते हैं, हम फील्ड के ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़क देते हैं। तो जब हम पानी देते हैं तो पानी के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, ग्राउंड में, और किस में मिलते हैं, ग्राउंड वाटर में। तो ये ग्राउंड वाटर के साथ मिलकर ये वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। समझ में आई बात। तो इसीलिए हम एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन डालते हैं मैन्यूर का और फर्टिलाइजर का। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी यूज़ नहीं करते और एक ही फर्टिलाइजर को बार बार भी यूज़ नहीं करते, जिससे हमारा खेत जो है वो खराब ना हो, उसकी फर्टिलिटी कम ना हो। ठीक है बेटा। इसी के अपोजिट अगर हम मैन्यूर का यूज़ करें ना, तो मैन्यूर कोई नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन वो क्रॉप भी अच्छी करेगा और साथ ही साथ जो हमारी सॉइल है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है बेटा, आपने खेत को पानी दिया, पानी देने के बाद अगर खेत के पास वाटर को रोक के रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो सारा का सारा पानी ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और आपको बहुत जल्दी जल्दी रेगुलर इंटरवल्स पे खेत को पानी देना होगा, नहीं तो आपकी क्रॉप, आपकी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन मैन्योर डालने की वजह से जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है किसकी, सॉइल की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। फील्ड को न्यूट्रिएंट देने का एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उस एग्जांपल में मैं क्या बोलता हूँ कि आपके पास 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मिट्टी में। ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला न्यूट्रिएंट है ये पैडी की फसल के लिए यूज़फुल है। जो सेकंड न्यूट्रिएंट है वो वीट की फसल के लिए यूज़फुल है, और जो थर्ड न्यूट्रिएंट है वो मेज़ की फसल के लिए यूज़फुल है, मेज़ के क्रॉप के लिए यूज़फुल है। ठीक है। अगर आप बार बार पैडी को ही यूज़ करते रहोगे, पैडी की ही क्रॉप लेते रहोगे, तो क्या होगा, सॉइल में से ये जो फर्स्ट टाइप का न्यूट्रिएंट है वो ख़त्म हो जाएगा। समझ में आई बात, या फिर उसकी कमी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप बार बार सिर्फ वीट की ही फसल लेते रहोगे खेत से, तो ये न्यूट्रिएंट, नंबर 2 न्यूट्रिएंट, ये कम हो जाएगा। सेम यही कंडीशन मेज के साथ है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। जैसे हमने सबसे पहले पैडी की फसल लगाई, तो पैडी की जो फसल लगाई, पैडी की जो क्रॉप्स आई, उसने मिट्टी में से एक टाइप का न्यूट्रिएंट यूज कर लिया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट सीजन में हमने पैडी ना लगाते हुए हमने कौन सी फसल लगाई, वीट की। अभी वीट सेकेंड टाइप का न्यूट्रिएंट यूज करेगी, तो जितने टाइम में 2 3 4 महीने में हमें वीट की क्रॉप मिलेगी, उतने टाइम में सॉइल ये जो फर्स्ट न्यूट्रिएंट यूज हुआ था इसको रिटेन कर लेगी। समझ में आई बात। तो क्रॉप प्रोडक्शन से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से सॉइल जो है जिस न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है उसको दोबारा रिटेन कर लेती है और उसकी फर्टिलिटी भी बनी रहती है। हमारा जो हरियाणा और पंजाब है, यूपी है, यहाँ पर क्रॉप रोटेशन लगातार यूज़ होता रहता है, आपने ऐसा देखा भी होगा। ठीक है। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया, सुना है कभी। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कहाँ होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में होता है। कहाँ होता है बेटा, उनकी रूट्स में। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन निकाल के किसको दे देता है, हमारी क्रॉप को। समझ में आई बात। यहाँ पर आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में, मैंने आपको बता दिए हैं। ये मैन्यूर क्या है बेटा, नेचुरल है, कैटल डंग से बनता है, ये भी बताया मैंने आपको। फर्टिलाइजर जो है मैन मेड है, फैक्ट्री में बनता है। ठीक है। सेकंड, फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, और ये कहाँ प्रिपेयर होता है, मैन्यूर फील्ड में ही, खेत में ही। ठीक है ना। तीसरी बात, फर्टिलाइजर हमारी सॉइल को कोई भी ह्यूमस नहीं देता, कोई भी मॉइस्चर नहीं देता। फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से सॉइल का मॉइस्चर उल्टा कम होता है, जिससे उसको ज़्यादा पानी देना होता है। लेकिन जो मैन्यूर होता है ये सॉइल को ह्यूमस या फिर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड करता है। समझ में आई बात।
फर्टिलाइजर्स के अंदर जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। मैन्यूर के अंदर उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये अगर हम देखेंगे तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। वो हमें सस्ता पड़ेगा, हमारी सॉइल का ह्यूमस मेंटेन रखेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म नहीं होने देगा, और ये फर्टिलाइज़र क्या करेगा, उसका ह्यूमस कम कर देगा। फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है इसीलिए वाटर को भी पॉल्यूट करेगा, ठीक है ना। और अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में हम इसका यूज़ कर लें तो फिर ये हमारी जो फील्ड है, हमारे जो खेत हैं, उसकी फर्टिलिटी को भी कम कर देगा, ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा, हम देखने वाले हैं हमारा जो मैन्यूर है, उस मैन्यूर की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। कुछ हमने देख ली, कुछ अभी देखते हैं। मैन्यूर की पहली एडवांटेजेस है कि वो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इसीलिए जो हमारी सॉइल है वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकती है। क्लियर। दूसरा, ये जो है सॉइल को पोरस बनाता है। पोरस का मतलब है कि वो उसके अंदर पोर्स बना देता है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है, ठीक है। तीसरा, जो फार्मर के लिए फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, इस टाइप के और भी जो माइक्रोब्स हैं जो हमारे फार्मर के लिए फ्रेंड हैं, यूजफुल हैं, उनकी क्वांटिटी को ये सॉइल के अंदर बढ़ा देता है, ठीक है। और चौथा, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, उसके वो कैसा दिखता है, उसके अंदर पावर कितनी है, उस चीज़ को ये इम्प्रूव करता है। तो हमने क्या देखा, हमने मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होता है, उनको सॉइल में क्यों ऐड किया जाता है, किसको ऐड करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, ये सारी हमने चीज़ें देखी। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है इरिगेशन। क्या है बेटा, इरिगेशन। हमको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको वाटर चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है ना। वाटर चाहिए उनको ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए। इसी तरीके से वाटर जो है हमारे प्लांट्स को भी चाहिए, ठीक है। तो वाटर जो है प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वाटर के साथ साथ मिक्स हुआ हुआ मिनरल और जो फर्टिलाइजर्स हैं उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आपने फील्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है ना, छिड़क दिया फर्टिलाइजर, तो वो रूट्स को कैसे मिलेगा, फर्टिलाइजर डालने के बाद आपको खेत को पानी देना पड़ेगा, वो फर्टिलाइजर पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और ज़मीन के नीचे चला जाएगा, और रूट्स जो हैं वो वाटर के साथ मिनरल और फर्टिलाइजर को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। कोई भी प्लांट जो होता है उसमें नियरली 90% वाटर होता है, तो बिना वाटर के तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो सीड है, जो बीज है, जैसे हम बीज को जब धरती में हम डाल देंगे, तो अगर वहाँ पे धरती, फील्ड ड्राई होगी बहुत, इफ इट इज़ वेरी ड्राई, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड, बीज का फूटना, अंकुरित होना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको वाटर देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो कुल मिला के अगर हम बात देखें तो हमने क्या देखा, वाटर देना बहुत ज़रूरी है। फिर वाटर हमारी क्रॉप्स को बचाता भी है। किससे बचाता है, अभी मई जून का जो टाइम होता है उसमें लू चलती है, तो लू से भी बचाता है, हॉट एयर करंट, ठीक है ना। और सर्दी के टाइम में जो शीत लहर चलती है, जो ठंडी हवाएं चलती है, उससे भी बचाता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर बना के रखता है, जिससे कि हमारा जो क्रॉप है वो हेल्दी रहे और अच्छे से ग्रो करे। इसीलिए हमें रेगुलर इंटरवल्स पे वाटर देना, वाटर करना प्लांट्स को, क्रॉप्स को, फील्ड को बहुत ज़रूरी है। अब यही जो प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस बेटा, वाटर सप्लाई करने की, किसको वाटर सप्लाई करने की, क्रॉप्स को, और रेगुलर इंटरवल्स पे, ऐसा नहीं जब मन किया तब कर दिया, रेगुलर इंटरवल्स पे। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं, ठीक है। अब किसको कितना सींचना, किसको कितना इरिगेट करना, ये क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनको इरिगेशन कम करना पड़ेगा, उनको सिंचाई कम करनी पड़ेगी। जो मिट्टी, जो सॉइल ऐसी होगी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो उसको हमें जल्दी जल्दी पानी देना पड़ेगा, वो हमने देखा था कैसे देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद
पैडी की जो क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। एज कंपेयर टू पैडी, जो वीट क्रॉप है उसको उतना पानी नहीं चाहिए, इसीलिए उसमें कम इरिगेशन करना पड़ेगा। तो किस क्रॉप को कितना इरिगेट करना, ये क्रॉप टू क्रॉप और सॉइल टू सॉइल वेरी करता है। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास सोर्सेज क्या हैं इरिगेशन के। इरिगेशन तो हम कर देंगे, लेकिन सोर्सेज क्या हैं? वेल्स हैं, ट्यूबवेल हैं जो हमारे खेत में लगे रहते हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स है, डैम्स है, कैनल्स हैं। इन सब से हमें इरिगेशन के लिए पानी मिलता है। ये देखो, पहले जो ट्रेडिशनल मेथड होते थे वो कैसे होते थे, ये सारे के सारे ट्रेडिशनल मेथड है। आज इनका बहुत लेस परसेंटेज में यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं पता कहाँ पे लोग करते होंगे, मुश्किल है, आज के टाइम में इसका यूज़ नहीं होता। ये पहले पुली सिस्टम है। जो वेल हमारे होते थे, जो हमारे कुएं होते थे, पुली के थ्रू हम पानी निकालते थे और ऐसे हाथ से सिंचाई करते थे। ठीक है, इसको मोट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? मोट। उसके बाद हमने क्या बनाया? उसके बाद हमने ये चेन पंप बना दिया। ठीक है, हम क्या करेंगे, पानी इसमें भरा होगा, इसको हम चलाते रहेंगे और ये बाल्टी आप देख रहे हो ना, इसके थ्रू पानी जो है वो कहाँ जाता रहेगा? फील्ड में जाता रहेगा। ठीक है, ये एक और अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं ढेकली। ढेकली में क्या होता है, ये देखो, ये हमने अरेंजमेंट लगाया है जिससे हमें बार बार पानी को खींचना नहीं पड़ेगा। इसको उठाएंगे, पानी आ जाएगा, जो पानी आया उसको हम कहाँ दे देंगे? फील्ड में। और ये एक चौथा अरेंजमेंट है, इसको बोलते हैं रहट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? रहट। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी बैल है, बुल्स है, उसको हम इस शाफ्ट से बांध देते हैं। अब क्या होगा, ये बुल यहाँ से ऐसे घूमता रहेगा और इसके घूमने की वजह से, ये एक ऐसी अरेंजमेंट है, ये जो व्हील लगा हुआ है ये घूमता रहेगा और इसमें पानी भर भर के ऐसे फील्ड में अपने आप गिरता रहेगा। इसको रहट बोलते हैं। आज जो हम यूज़ करते हैं कॉमनली, आज हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पंप्स का यूज़ करते हैं वाटर को लिफ्ट करने के लिए। डीजल इंजन का करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं, सोलर एनर्जी का करते हैं। इनकी वजह से हम पंप चलाते हैं। ये जो अरेंजमेंट है आज ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा। तो आज जो मॉडर्न मेथड हैं इरिगेशन के, उसमें पहला मेथड है स्प्रिंकलर मेथड। कौन सा मेथड है? स्प्रिंकलर मेथड। देखो, स्प्रिंकलर मेथड में होता क्या है। पहली बात, स्प्रिंकलर मेथड वहां पर अप्लाई होता है आपको अपने एरिया में। ये जो हरियाणा, पंजाब, यूपी का एरिया है, ये क्या है? वाटर रिच है, यहाँ पानी बहुत है, इसीलिए लोगों को पानी की कदर नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात इस साइड में जाओगे जहाँ पर पानी बहुत कम है, प्रॉपर जो वाटर है वो अवेलेबल नहीं होता, तो वहाँ पे आपको ये स्प्रिंकलर सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, ये हम यहाँ पर पंप लगाते हैं, पंप जो है पानी को निकालता है, तो डायरेक्ट उसे हम फील्ड में ऐसे नहीं डालते, हम उसको पाइप्स के थ्रू जहाँ पर भी हमारी क्रॉप्स हैं वहाँ तक भेजते हैं। इसमें से ये स्प्रिंकल होता है इस टाइप से, और स्प्रिंकल होकर जहाँ जहाँ क्रॉप है सिर्फ वहीं गिरता है, बाकी जगह पर वेस्ट नहीं होता। इसी टाइप का एक सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, हम ऐसा एक पाइप बनाते हैं, इस पाइप में जगह जगह पर ना छोटे छोटे होल्स होते हैं। वो होल्स हम कहाँ अरेंज करते हैं? जहाँ हमारी क्रॉप लगी हुई है, तो पानी यहाँ से आता है और ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप उन प्लांट्स को मिल जाता है, जिससे उसकी वेस्टेज बहुत कम हो जाती है। तो ये कुछ मॉडर्न मेथड्स हैं जो हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो today we have seen two methods. The first one is why we add manure and fertilizers to the field, and the second one is irrigation, कि हाँ, why irrigation is so important। ठीक है ना, what are the different methods adopt by us for irrigation। ठीक है ना, ये सब हमने देखा। So till now we have already discussed the 4 basic steps of agriculture। ठीक है ना। ठीक है बेटा। The next steps, which are protection from weeds, harvesting, storage, we will discuss in the next video. Till then, if you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe my channel for latest notification if you do not subscribe yet. Okay beta, thank you very much. We will meet in the next video.